आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने सोच तो लिया है कि उन्हें बांसुरी सीखना है, लेकिन उन्हें एक रोड मैप चाहिए कि किस चीज़ के बाद क्या चीज़ सीखना है। उन्होंने कई टर्म तो सुन लिए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं इनका असली मतलब क्या है, इनका रियाज कैसे करना है। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि किस चीज़ के बाद क्या चीज़ का रियाज करना है, जिससे आप बांसुरी सीखने की साधना में कदम रखेंगे और इस जर्नी के एक हिस्सा बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बांसुरी उठाने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीखने से पहले। तो पहले चलिए उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सुर कहाँ से आए, इनका क्लासिफिकेशन और इनके लिखने का तरीका। तो हुआ ऐसा था कि इस दुनिया में सुर आने से पहले आवाज़ों को महसूस किया गया था। हम अपने आजू बाजू कई आवाज़ें सुनते हैं, पत्ते हिलने की, कुछ गिरने की। तो ऐसे ही टोटल 22 आवाज़ों को महसूस किया गया था, जिनको श्रुति बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में। तो ये 22 श्रुति पहले पाई गई थी। इन्हीं 22 में से टोटल 12 श्रुतियों या फ्रीक्वेंसी को चुनकर सुर कहा गया, जिनको यूज करके आज लाखों गाने बनते हैं। इन्हीं 12 सुर में से 7 शुद्ध सुर है, जिन्हें हम कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। वैसे ये इनके शॉर्टकट नेम्स है। इनका पूरा नाम है, जैसे सा का पूरा नाम षडज, रे का ऋषभ, गा का गांधार, मा मध्यम, प पंचम, ध दैवत, नी निषाद। तो ये इनके पूरे नाम हुए। इन्हीं को रियाज के समय शॉर्टकट में सारे गामा पधनी सब बोला जाता है। तो सात सुर ऐसे थे जिनको शुद्ध सुर बोला गया, और 4 को कोमल, मतलब 2 शुद्ध सुरों के बीच में जो एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी थी, उस फ्रीक्वेंसी को कहा गया कोमल स्वर। और ऐसे ही टोटल 4 कोमल स्वर है। सा और रे के बीच में कोमल रे, रे और ग के बीच में कोमल गा, प और ध के बीच में कोमल धा, और ध और नी के बीच में कोमल नी। तो ये टोटल 4 कोमल स्वर और एक तीव्र स्वर है। शुद्ध म और प के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम तीव्र म कहते हैं। सा और प को अस्थाई माना गया है। सा और प का ना ही कोई तीव्र स्वर है और ना ही कोई कोमल स्वर है। तो ये हुए हमारे टोटल 12 सुर। चलिए अब जानते हैं सुरों को लिखने का तरीका। शुद्ध स्वरों को लिखने का तरीका है, अगर इंग्लिश में लिखे तो कैपिटल एस, मतलब कैपिटल लेटर को यूज करके शुद्ध स्वरों को लिखा जाता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगर हिंदी में लिखे तो सा रे गा मा जिस तरह से लिखा जाता है उस तरह से लिखते हैं। और कोमल स्वरों को लिखने का तरीका है, अगर इंग्लिश में लिखे हैं तो या तो कैपिटल लेटर को अंडरलाइन कर दें, या फिर हम कैपिटल के जगह स्मॉल लेटर को यूज कर ले। और अगर हिंदी में तो हिंदी में अंडरलाइन करके कोमल स्वरों को दिखाया जाता है। और तीव्र स्वरों को दिखाने का तरीका है एपोस्ट्रोफी लगाना। अब सेम फ्रीक्वेंसी को ही 3 ऑक्टेव्स या सप्तक में बांटा गया है, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी का एक मोटा आवाज़ और एक मिडिल आवाज़ और एक हाई आवाज़। जैसे अभी हम जिस फ्रीक्वेंसी में बात करें वो मिडिल आवाज़ हुआ, लेकिन अगर हम बहुत बेस में बात करने लग जाए तो ये लो ऑक्टेव है, और एकदम ऊंचा बोलने लग जाए तो ये हाई ऑक्टेव है। तो ऐसे ही 3 ऑक्टेव में बांटा गया। इन ऑक्टेव को भी लिखने का तरीका है सिंपल, जिस तरह से हम लोग मिडिल ऑक्टेव में लिखते हैं उसी स्वरों के नीचे में अगर डॉट लगा दिया जाए तो वो लो ऑक्टेव को दर्शाता है, और ऊपर डॉट लगा दिया जाए तो वो हाई ऑक्टेव को दर्शाता है। तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें। तो चलिए अब बांसुरी की तरफ बढ़ते हैं। तो बांसुरी के भी 2 प्रकार हैं। एक स्ट्रेट फ्लूट होता है जिसे हम आगे इस तरह से बजाते हैं, और एक ट्रांसवर्स फ्लूट होता है जो ये फ्लूट है जिसमें हम लोग साइड रख करके बजाते हैं। प्रैक्टिस ट्रांसवर्स फ्लूट पे ही करना चाहिए, क्योंकि छोटी बांसुरियों को इस तरह बजाना तो आसान होगा, लेकिन जब हम बेस की फ्लूट मतलब बड़ी बांसुरियों को बजाएंगे तो ये हमें इस तरह से बजाना मुश्किल हो सकता है। यहाँ हमें साइड में ही बजाना आसान होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं बांसुरी में कोई एक्स्ट्रा फिटिंग या कोई मशीन नहीं लगाया होता है जिससे सुर निकले। तो चलिए जानते हैं कि बांसुरी किस तरह काम करता है।
तो बांसुरी में टोटल 8 होल्स होते हैं। एक होता है हमारे फूंकने के लिए ब्लोइंग होल, और 6 होते हैं प्ले करने के लिए प्लेइंग होल्स, और एक होल होता है साइड में जिसको ट्यूनिंग होल कहते हैं। ये होता है इसीलिए कि हम जब बांसुरी पे पा बजाते हैं तो इस तरह से इन 6 होल को बंद करना पड़ता है। इस समय में ये पा सुर सही से बजे, इसके लिए ये ट्यूनिंग होल होता है। और छोटी बांसुरी में जैसे इस पे भी हम इसको कवर कर पा रहे हैं, तो इससे तीव्र माँ बज जाता है इसको क्लोज करने से। तो चलिए जानते हैं कि फूंकने के बाद इससे सुर कैसे निकलते हैं। तो बांसुरी को इस तरह से बनाया जाता है कि इसको एक तरफ से पूरा खाली छोड़ा जाता है, और जहाँ पे फूंकना है वहाँ ऊपर से लॉक कर दिया जाता है, यहाँ पे एक कॉर्क लगा करके, ताकि हम जब फूके तो हवा सिर्फ एक दिशा में जाए जिधर हम प्ले कर रहे हैं। तो जब हम फूंकते हैं तो इस पोजीशन पे जब हमने 3 होल बंद किया तो हवा यहाँ के बाद पिछले 1 2 3 4 जगह खुले हुए हैं, यहाँ से हवा निकलती है तो एक अलग आवाज़ आता है। और अगर हम एक और उंगली हटा के सिर्फ 2 होल बंद करें तो एक अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है, क्योंकि अब 1 2 3 4 5 होल से हवा निकल रहे हैं, मतलब 5 होल खुले हुए हैं, यहाँ से अब हवा निकल रहा है, तो ये अलग फ्रीक्वेंसी का आवाज़ अलग फ्रीक्वेंसी देती है। तो यही है बांसुरी का मैकेनिज्म। जितना दूर हवा को ट्रेवल करना पड़ता है उतनी ही मोटी आवाज़ आती है। मतलब बांसुरी पे जब हम नीचे उतरते हैं ऊपर से और होल बंद करते जाते हैं तो आवाज़ पहले वाली फ्रीक्वेंसी से नीचे की बजती है। और जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऊंची होती है, क्योंकि अब हवा को कम ट्रैवल करना पड़ रहा है इस पोजीशन के मुकाबले में जब हवा को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा था। तो ये हमने जाना कि बांसुरी कैसे काम करता है। तो अब जानते हैं कि बांसुरी पे सुर कैसे बजाए जाते हैं। बांसुरी पे सा बजाने का स्टैंडर्ड पोजीशन ये है। आप सोचेंगे मैंने स्टैंडर्ड क्यों कहा, क्योंकि सा का पोजीशन फिक्स नहीं होता। हम सा को किसी और पोजीशन पे भी रख सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड पोजीशन के बारे में जानते हैं। तो ये 3 होल बंद करेंगे तो सा बजता है, फिर ये उंगली, फिर एक होल खोलेंगे तो शुद्ध रे, फिर एक होल खोलेंगे तो शुद्ध गा, फिर इस होल को हाफ भी नहीं कहेंगे, 70% क्लोज करके अगर खोलते हैं तो ये शुद्ध माँ बजता है। और अब सब क्लोज कर दिए तो पा, फिर यहाँ से ये होल खोले तो शुद्ध धा, फिर यहाँ से खोले तो शुद्ध नी, और फिर ये सा। ध्यान रखिएगा, पा धा नी सा बजाते समय फूक आपको पतली करनी पड़ेगी ऊपर बजाने के लिए, क्योंकि कई लोग ये गलती कर देते हैं कि वो ऐसे बजा देते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि आप लोअर ऑक्टेव में बजाने लग जाते हैं जबकि आपको मिडिल ऑक्टेव में बजाना है। बांसुरी पे कंप्लीट 2 ऑक्टेव बज जाते हैं, कुछ सुर लोअर ऑक्टेव के और कुछ सुर हायर ऑक्टेव के, और मिडिल ऑक्टेव पूरा बज जाता है। इससे कंप्लीट 2 ऑक्टेव कंप्लीट होते हैं, आधा लो आधा हाई मिला के 1 ऑक्टेव और एक मिडिल ऑक्टेव। तो नी धा पा तक लोअर ऑक्टेव बज जाता है, और ऊपर सा रे गा मा पा यहाँ तक हायर ऑक्टेव बज जाता है। और मिडिल ऑक्टेव तो पूरा बजता ही है, सा रे गा मा पा धा नी। तो ये हुआ शुद्ध स्वर को बजाने का तरीका। आप जानते हैं कोमल स्वर को बजाने का तरीका। तो जैसे आपको पोजीशन पता है कि सा और रे के बीच में कोमल रे होता है, तो सा बजाते समय ऐसे शुद्ध रे बजता है, तो ये इसको आधा खोलेंगे तो ये हो गया कोमल रे। फिर ऐसे ही रे और गा के बीच में ये कोमल गा, और पा और धा के बीच में ये कोमल धा, धा और नी के बीच में ये कोमल नी, इस तरह से कोमल नी।
तो ये हो गए 4 कॉमन स्वर। और म तीव्र बजाने का तरीका है कि यहाँ हाफ खोल करके शुद्ध म बजा था, अगर इसको पूरा खोल देंगे तो ये म तीव्र बजता है। तो आप जानते हैं उस बारे में जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि सा का पोजीशन फिक्स नहीं है। तो इस बात पर आता है स्केल का बात, कि हर आदमी का गाने का अपना फ्रीक्वेंसी अलग है। कोई बहुत ऊंचा गाता है, कोई बेस में गाता है, जैसे कि जगजीत सिंह नीचे के स्वरों में गाते हैं और राहत फ़तेह अली खान ऊंचे स्वरों में गाते हैं। तो यहाँ पे स्केल का कॉन्सेप्ट आता है। तो 12 सुर है तो टोटल 12 स्केल है। इन्हीं स्केल के हिसाब से टोटल 24 बांसुरियाँ होती है। 12 बांसुरियाँ मिडिल बांसुरियाँ, ये छोटी वाली, और सेम स्केल की बड़ी बांसुरियाँ जो कि मोटी सुनाई पड़ती है थोड़ा लो ऑक्टेव में, तो 12 वो होती है। तो ऐसे टोटल 24 बांसुरियाँ होती है 12 स्केल की। तो जैसे हमने बताया कि स्टैंडर्ड सा ये होता है, वैसे ही हम सा किसी और पोजीशन को भी मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हमको सुर लगाना होगा तो हमें डिस्टेंस के हिसाब से सुर लगाना होगा। जैसे पता है हमें सा और रे के बीच में एक सुर का गैप है, मतलब कोमल रे फिर शुद्ध रे। तो सा, अगर हम इसको सा मान लिए तो सा, फिर ये हो गया कोमल रे, फिर ये शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, फिर ये माँ, शुद्ध माँ, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से कोई सुर नहीं बजाया जाता, ये डायरेक्ट एक का ही गैप है। तो ये हो गया शुद्ध माँ। शुद्ध माँ और पा के बीच में तीव्र माँ और ये पा, फिर कोमल धा, फिर शुद्ध धा, फिर कोमल नी, शुद्ध नी, और फिर ये सा। तो ये हो गया शिफ्टिंग। इसको मूर्छना कहते हैं। ये थोड़ा बाद में एडवांस में ही आता है, तो इसका प्रैक्टिस पहले नहीं किया जाता है। पहले आपको स्टैंडर्ड पोजीशन से ही प्रैक्टिस करना है। गाना बजाते समय आपको मूर्छना टेक्निक का इस्तेमाल आ सकता है। तो अब हम जान चुके हैं सुर के पोजीशन बांसुरी पे। अब इनका प्रैक्टिस कैसे करना है, तो क्लैरिटी आए, क्योंकि शुरू में फूक ऐसी निकलती है। इसको सुधारने के लिए लॉन्ग नोट्स का प्रैक्टिस करना है कि एक ही सुर को लंबे लंबे देर तक बजाना है। शुरू में तो प्रयास करना है कि आपकी फूक सही से निकले पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि शुरू में टाइम लगता है इस होल के पोजीशन में अपने फूक को लाने में। तो एक बार जब आ जाए, कुछ दिन के प्रैक्टिस के बाद आपको फूकना आ जाएगा। क्योंकि फूकते समय ये देखना होता है कि फूक इसके अंदर जाए, ना कि आगे, क्योंकि शुरू में आदत होती है आगे फूकने की, होल के अंदर हवा जाता ही नहीं, इसीलिए हिसिंग साउंड निकलता है। तो अपने अधरों के बीच में यहाँ पर रखना है। इसको अधर कहते हैं, हमारे लोअर लिप को अधर कहते हैं। अधर के इस सेंटर पे जो बीच में एक होठ में नेचुरल एक लाइन होता है, उसी लाइन को इस होल के सेंटर से मिलाते हुए यहाँ पे रख के इस पोजीशन में रखना होता है और ब्लो करना होता है। तो इस तरह से आपको लॉन्ग नोट्स का प्रैक्टिस करना है। इससे आपका सुर क्लियर होगा और अच्छा बजेगा, हिसिंग साउंड कम होगा। तो शुरू में लॉन्ग नोट्स का बहुत प्रैक्टिस करना है, और लॉन्ग नोट्स का प्रैक्टिस हमेशा करना चाहिए, और शुरू में बहुत ज़्यादा करना चाहिए। बाद में आप इसकी मात्रा कम भी कर सकते हैं। फिर जब आपको सारे सुर बजाने में क्लैरिटी आ जाए, जब आपको लगे कि आपके सारे सुर क्लियर बज रहे हैं, तो अब आपको ताल पे काम करना है, एक रिदम पे काम करना है कि सुर लगाते समय एक टाइमिंग में बजाएं। जैसे कि हम बात करते हैं तो हमारे बात करने का कोई रिदम नहीं होता है। अभी जैसे बात कर रहे हैं तो कभी हम किसी रिदम में बोलते हैं, कभी किसी रिदम में बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इस तरह से बात करूं, मतलब अगर मैं इस तरह से बोलूं, तो अब मैं रिदम में बोल रहा हूं, एक टाइमिंग में बोल रहा हूं। तो रिदम का मतलब यही होता है। तो इसका प्रैक्टिस कैसे करें। और हाँ, एक बात बताना भूल गया कि सुरों का प्रैक्टिस करते समय तानपुरा लगा करके ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसका फ़ायदा है
कि तानपुरा आपके चारों ओर गूंजता है। उसका साउंड ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि आपके चारों ओर गूंज रहा है। तो उससे आप हमेशा सुर में रहते हैं। आप जिस स्केल के फ्लूट में बजा रहे हैं उस स्केल का तानपुरा लगा दें। आपको ऐप दिख रहा होगा प्ले स्टोर पे, ये ऐप तानपुरा का बेस्ट होगा, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है। और रिदम का प्रैक्टिस करने के लिए आप मेट्रोनोम ऐप का यूज कर सकते हैं या फिर किसी तबले ऐप का। शुरू में आप मेट्रोनोम का ही प्रैक्टिस करें। उसमें बीपीएम होते हैं, बीट पर मिनट, तो उसको आप अपने हिसाब से पहले स्लो पे मतलब 80-90 इस बीपीएम पे सेट करके स्लो में प्रैक्टिस करें। फिर इसको समय के साथ धीरे धीरे बढ़ा करके अपनी उंगली के स्पीड पे काम कर सकते हैं, जिससे आप रिदम में एक स्पीड में बजाने का प्रैक्टिस हो जाएगा। इससे आपका लय और स्पीड सुधरेगा। और स्पीड पे काम करने के लिए आप थाट का भी रियाज कर सकते हैं, और थाट आपको इमोशन का भी एक समझ देगा। तो चलिए मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूँ कि थाट क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राग का मतलब होता है इमोशन ही, अलग अलग इमोशन, जैसे हंसना, खुशी, रोना, ईर्ष्या, दुख, लालसा, ये सब अलग अलग इमोशन है। इन्हीं इमोशन के बेसिस पे सुरों के कुछ कॉम्बिनेशन बना करके राग उत्पन्न हुए हैं जो अलग अलग इमोशन को दर्शाते हैं। इन्हीं रागों को लेकर के एक फोल्डर में जब रख दिया जाता है तो उसे थाट कहते हैं। जैसे एक ब्रॉड टॉपिक है हंसना, तो हंसना को आप मान लीजिए कि थाट है। और हंसने के कई तरीके होते हैं। कोई ऐसे हंसता है कोई हंसता है हा 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 हा, कोई हंसता है मतलब कोई आवाज़ भी नहीं आता है, कोई ऐसे हंस देता है, और कोई हंसता है तब मुंह बंद करके थोड़ा आवाज़ निकलता है। तो ये मतलब हंसने के कई तरीके हैं। तो इन्हें आप राग समझ लीजिए कि हंसने के कई तरीके ये राग है। और हंसना जिसके अंदर ये सभी तरीके आ गए वो थाट है। तो पहले राग उत्पन्न हुए, उसके बाद थाट बने हैं। टोटल 10 थाट होते हैं हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत में, जिनके अंदर सभी राग आ जाते हैं। तो आपको स्क्रीन पर 10 थाट दिख रहे होंगे, और किस थाट में कौन से सुर लगेंगे वो भी दिख रहे होंगे। तो आप इसको देख करके रियाज कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी इस वीडियो में 10 थाट्स को दिखाने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी मैंने आपको सुर को लिखने का तरीका पहले ही सिखा दिया है, तो आपको इसे देख के समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा शुद्ध स्वर है, कौन सा कोमल स्वर है और कौन सा तीव्र स्वर है। तो चलिए आप बात करते हैं इमोशन पे, कि बांसुरी पे बजाते समय इमोशंस कैसे दिखाए। क्योंकि सिर्फ सुर बजा देने से इमोशंस नहीं दिखते हैं, उस सुर को लगाने का तरीका क्या है इस बात पे ये डिपेंड करता है। कि सा लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक सा आप सिंपल ऐसे लगाते हैं, एक सा लगाने का तरीका ये है, एक सा लगाने का तरीका ये है, एक तरीका ये है। तो ये तरीके ही इमोशन को क्रिएट करते हैं। तो इन्हें बांसुरी पे कहते हैं ऑर्नामेंटेशन, मतलब आभूषण। मतलब अभी तक जितनी बातें बताए उसको समझ करके आप शरीर तो तैयार कर लिए हैं, अब बारी है आभूषण पहनाने की, जिससे वो शरीर और सुंदर लगे। कई तरह के ऑर्नामेंटेशंस होते हैं, जैसे गमक, मींड, मुड़की, डायनामिक्स, विब्राटो। तो इन ऑर्नामेंटेशन के बारे में डिटेल से समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने ऑर्नामेंटेशन को बहुत अच्छे से समझाया है। हाँ, इस वीडियो का क्वालिटी ख़राब हो सकता है, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। तो यही था पूरा रोड मैप कि किस तरह से बांसुरी को सीखने का जर्नी शुरू करना चाहिए और क्या क्या चीज़ स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। राज ट्यून्स एंड आर्ट साइनिंग ऑफ।